ओके, सो वेव फ्रंट और हाइंस प्रिंसिपल में आज तक हमने ऑलमोस्ट पूरा वेव फ्रंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। वेव फ्रंट डिस्कस कर लिया था, हाइंस प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था। हाइंस प्रिंसिपल यूज कर कर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप कैसे करोगे वो सब हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट है, आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट दिया होगा, उस प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर आपको चेक करना है कि जब उस प्लेन वेव फ्रंट को आप प्रिज्म से पास करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। उस प्लेन वेव फ्रंट को आप कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगे तो वो कैसे करेगा। उस प्लेन वेव फ्रंट को आप कॉन्केव लेंस से पास करेंगे तो बिहेवियर क्या होगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन होता है, डिस्कस बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट when it is incident on first prism, second convex lens, third concave lens, fourth convex mirror, fifth concave mirror। तो जब एक कॉन्वेक्स, एक प्लेन वेव फ्रंट जब इन सारे सिस्टम से पास होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। देखिए, आप रेस का अगर बिहेवियर जानते हो तो लेंस वेव फ्रंट का बिहेवियर डिसाइड करना बड़ा आसान काम। जैसे आप जानते हैं, जी सर, फर्स्ट स्लाइड। आप जानते हो कि जब रेस प्रिज्म से पास करती है तो डेविएट हो जाती है। वो जो डेविएशन है प्रिज्म में, वो जो रेज में डेविएशन था वो आपको वेव फ्रंट में भी दिखेगा। आप जानते हो कि जब रेज एक कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो कन्वर्ज हो जाती है, वो कन्वर्जिंग बिहेवियर भी दिखेगा। रेस कॉन्केव से पास होकर डाइवर्ज हो जाती है, वो सारे बिहेवियर आपको वेव फ्रंट में भी दिखेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इट्स अ फ्री हैंड ड्राइंग, तो आपको अपनी फिजिक्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्लेन वेव फ्रंट कैसा दिखता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसा दिखता है और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कितना है। ये प्लेन वेव फ्रंट था, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। दिस वाज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट एंड दिस इज डाइवर्जिंग वेव। तो आपको पता हो कि वेव फ्रंट का शेप होता कैसा है, जब कन्वर्ज करेगा तो कैसा दिखेगा, डाइवर्ज करेगा तो ये कैसा हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले देखिए प्रिज्म के लिए। सो अगर आपने एक प्रिज्म लिया, ये आपका प्रिज्म है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। आपने यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया। दिस इज, इसको किसी और कलर से ले लेते हैं, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट आपने यहां पर इंसिडेंट कर दिया। दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। सो ये प्लेन वेव फ्रंट है जिसे आपने इंसिडेंट किया हुआ है ओवर द प्रिज्म। अब जब ये वेव फ्रंट प्रिज्म से पास होगा तो ये वेव फ्रंट में कुछ डेविएशंस आएंगे, राइट लेफ्ट, कहीं ना कहीं ये बेंड कर जाएगा। तो देखो उसको ड्रॉ करते हैं। एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट
ड्रॉ करने के लिए एक ही मेथड होता है आपके पास, दैट्स हाइंस प्रिंसिपल। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स आपको प्रॉब्लम आएगी जब तक मैं ये खत्म नहीं कर देता ये क्वेश्चन। इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा इंटरफेरेंस, दैट्स अ फ्रेश टॉपिक। सो ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है। आपको इस प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर कुछ पॉइंट्स लीजिए। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया। हर पॉइंट एज अ सोर्स काम करेगा। इन सोर्सेस से आपको वेवलेट्स ड्रॉ करने। पी पॉइंट से जो वेवलेट जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस एयर में कवर करेगा। क्यू पॉइंट से जो वेवलेट जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस ग्लास में कवर करेगा। ग्लास में स्पीड कम होती है, सो क्यू से जो वेव फ्रंट जाएगा, जो वेवलेट जाएगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू पी, क्योंकि ग्लास में स्पीड कम होती है, एयर में स्पीड ज्यादा होती है। या उसे आप ऐसे लिख सकते हो कि जो क्यू से जो वेवलेट जाएगा उसका रेडियस कम होगा, पी वाले वेवलेट का रेडियस कंपेरेटिव ज्यादा होगा। तो ये पी से वेवलेट है ज्यादा रेडियस का, ये क्यू से वेवलेट है कम रेडियस। तो ये आपका वेव फ्रंट आ गया जो डेविएट हो गया। इसे अगर आप प्राइमरी वेव फ्रंट कह रहे हैं तो इसे सेकेंडरी। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, प्रिज्म है, बड़ा आसान सा काम है। प्रिज्म पर आपने ये प्राइमरी वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया। अब आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए वेवलेट्स चाहिए। क्यू से जो वेवलेट जाएगा वो ज्यादा डिस्टेंस ग्लास में कवर करेगा तो स्पीड कम होगी। तो यहां मान लीजिए डिस्टेंस है v1t। यहां से जो वेवलेट जाएगा वो ज्यादा डिस्टेंस एयर में कवर कर रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसका रेडियस ज्यादा होगा, तो ज्यादा रेडियस। दोनों वेवलेट्स पर टैंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये आपका डेविएट होने के बाद वेव फ्रंट हो गया। आप अगर चाहते हैं कि रेज भी ड्रॉ कर दें तो देखिए वेव फ्रंट पर नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, ये सारे नॉर्मल रेज दे देंगे। यहां दे यहां नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए तो ये सारे नॉर्मल आपको रेड दे देंगे। तो ये आपकी इंसिडेंट रेज है। ये आपकी इमर्जेंट रेज। वजाहत कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप रेस के बारे में जानते हैं, पहले आप रेस ड्रॉ कर लीजिए फिर आप वेव फ्रंट ड्रॉ कर दीजिए, मर्जी है आपकी। भाई ये बताइए इसमें किसको प्रॉब्लम है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपको दिखेंगे एग्जाम्स में। ये हुआ सबसे? चलिए इतना लिख लीजिए। डाउट्स हो तो मुझे बताइए, फिर हम कॉन्वेक्स लेंस पर आते हैं। इतना लिख लीजिए तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए खदीजा, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर आपने ये प्राइमरी वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया। लास्ट क्लास में सिखाया था प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए आप सेकेंडरी वेवलेट्स लेते हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पर दो पॉइंट्स लिए, एक वेवलेट पी से जाएगा, एक वेवलेट क्यू से जाएगा। तो जो पी से वेवलेट गया उससे मैंने ये ड्रॉ कर दिया डॉटेड, जो क्यू से वेवलेट गया उससे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। दोनों वेवलेट पर एक टैंजेंट ड्रॉप कर दिया। ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर थी, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ये तीन रेज आ गई और ये रेज। इस क्यू से जो वेवलेट गया उसका रेडियस कम, पी से जो वेवलेट गया उसका रेडियस ज्यादा है। तो इसका रीजन सिर्फ इतना है कि पी से जो रेज जाएंगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस एयर में कवर करेंगी, एयर में स्पीड ज्यादा होती है।
क्यू से जो रेज जाएंगी वो ग्लास में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगी। ग्लास में स्पीड कम होती है, तो यहाँ रेडियस कम होगा, यहाँ रेडियस ज्यादा होगा। और बताइए खदीजा, और परेशानी है इसमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा। सो ये आपने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इसकी जरूरत नहीं। आपने यहां पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया। एक वेव फ्रंट ए बी हमने यहां इंसिडेंट कर दिया, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब आपको देखना है ये वेव फ्रंट जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा तो कैसा दिखेगा। थोड़ा करीब ले आओ। तो ये वेव फ्रंट है आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। मैंने आपको इस पर 3 पॉइंट्स दे दिए। तीनों पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट जाएंगे। ए पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगा उसका रेडियस आर ए है। बी से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगा उसका रेडियस आर बी है। सी से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगा उसका रेडियस आर सी है। मुझे सिर्फ ये बताइए किस पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट का रेडियस मिनिमम, आर ए आर बी आर सी में से कौन सा मिनिमम होगा? तौहीद, वजाहत, अस्का, सनाउल इनका सही है। जाहिद भी सही बता रहा है, फैजान का भी सही है, स्वालिहा, फायका, रहबर, खदीजा, सैफ, इफरा, वेरी गुड। बी से जो जाएगा उसका रेडियस सबसे कम होगा, ए और सी का मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो बी से जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस ग्लास में कवर करेगा, स्पीड कम हो जाएगी। ए और सी से जो जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस एयर में कवर करेगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे आ जाएगा, ये रेडियस कम हो जाएगा, इसका रेडियस ज्यादा। तो जब आप सबको कंबाइन करेंगे तो आपको इसको तो आपको ना एक सिंगल ऐसा एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिल जाएगा। सो एक ये वेवलेट था, एक ये वेवलेट था, एक ये वेवलेट था, तीनों पे टैंजेंट ले लिया। जब आप नॉर्मल लेंगे तो ये नॉर्मल है, तो ये कन्वर्ज हो जाएगा और ये रेस पार, ये कन्वर्जिंग रेज है, ये आपका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आ जाएगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के बाद अगर मैं आपको तीसरा देता हूं, अब आप सीख गए ना, अब हम डायरेक्ट किया करेंगे। आप कन्वर्जिंग कॉन्केव लेंस बता दीजिए, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? डाइवर्ज करेगा ना। बस यार अब ना उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी हमने शुरू के 2 पार्ट्स में करी। मुझे आपको सिखाना था वो मैंने सिखा दिया। अब हम थोड़ा सा टाइम बचाया करेंगे, डायरेक्ट डाइवर्जिंग बना देंगे। वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं डाइवर्जिंग।
तो ये आया डाइवर्जिंग, ऐसा दिखेगा। सो वेवलेट को मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूं। एक ये वेवलेट आया होगा डॉटेड, एक ये वेवलेट आया, एक ये वेवलेट आया। अब आप रेज ले लीजिए नॉर्मल इसके ऊपर, एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे। इसको थोड़ा सा नीचे बना लो ताकि ऐसे रे डाइवर्ज कर दो। तो ये आपका डाइवर्जिंग वेवफ्रंट हो गया। इतना लिख लीजिए, बस दो और बचे हुए, मिरर और देख लेते हैं। जल्दी से लो, दो और हैं, उसके बाद फिर हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड नहीं, फोर्थ। फोर्थ क्या था? कॉन्वेक्स मिरर। भाई याद है कुछ, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है? वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर पर आपने यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया। तो जब आपने यहां प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया, तो भी बताओगे मुझे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये आपका डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आ गया। आप वेवलेट्स ड्रॉ करना चाहते हैं, एक वेवलेट ये आएगा, एक ये रहा वेवलेट, एक ये रहा आपका वेवलेट। आप रेस ड्रॉ करना चाहते हैं, ये इंसिडेंट रेज है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। अच्छा यहाँ ड्रॉ कर, हाँ तबस्सुम रेस कितनी भी ले सकते हैं। अब ये रेस ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ सेम साइड पर। ये इंसिडेंट हो रहा है और ये डाइवर्ज हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये डाइवर्जिंग है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे
कॉनकेव मिरर, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा, आपने प्लेन वेव फ्रंट लिया, यस, तो सेंटर वाली रेज रिट्रेस कर देंगे, ये आपका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आ गया। तो जब आप रेस लेंगे यहां, तो ये पैरेलल रेज है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सब कन्वर्ज हो जाएंगे। ये बिहेवियर लिख लीजिए, इसके बाद इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट। क्यों आजाद? हाँ, तो कॉनकेव मिरर तो कन्वर्ज ही करेगा ना आजाद। ऐसे ही होता है ना, अगर आपने कॉनकेव मिरर ले लिया तो रेज ऐसे आएंगी और ऐसे चली जाएंगी। भाई आप लोगों ने लिखा सबने ये? चलिए, ये वेव फ्रंट वाला पोर्शन खत्म हुआ। चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, सेकेंड चैप्टर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में बस ये इंटरफेरेंस ही एक मेजर टॉपिक है, जहां कैलकुलेशंस भी हैं और जहां से न्यूमेरिकल्स भी अच्छे बनेंगे। अब लास्ट ज्यादातर बच्चे हैं जो मेरे साथ 11th में थे, ऑलमोस्ट पिछले साल इसी टाइम पर हम वेव्स कर रहे थे। तो वेव जब हमने 11th में किया था, 11th में याद है हमने पढ़ा था सुपर इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ा था, उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव को हमने क्लासिफाई किया था कई तरह से। हमने कहा था जो सुपरपोजिशन होगा उससे स्टैंडिंग वेव्स भी बन सकती हैं, बीट्स भी बनता है, ये सब चीजें हमने सुपरपोजिशन में पढ़ी। अब 11th में जिस तरह की आपने थ्योरी पढ़ी थी, दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर साउंड वेव्स या वेव्स इन अ स्ट्रिंग। आपको यहाँ इंटरफेरेंस इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपको सुपरपोजिशन पढ़ना है पर्टिकुलरली फॉर लाइट वेव्स। सो इंटरफेरेंस एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको याद दिला रहा हूँ कि वेव इक्वेशन क्या होती थी, वेव में फेज का क्या मतलब है, फेज डिफरेंस का क्या मतलब है, सुपरपोजिशन होता क्या है, फिर हम इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे। सो कुछ चीजें मैं 11th की लेकर चल रहा हूँ, वेव इक्वेशन। और अभी जो मैं इंटरफेरेंस ले रहा हूँ, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हालांकि फॉर्मूला आप और टाइप की वेव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली फिलहाल मैं जो लेके चल रहा हूँ, दैट इज फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव इक्वेशन याद है, ये होती थी E is E naught sin omega t minus kx. This is the wave equation. और यहां पर अगर मैं लिख दूं J कैप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसी को आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। बहुत ढंग से सुनिएगा,
आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे ये वाई से शुरू करेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि ये वाई है क्या। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम वेव्स में आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं रह जाता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज पीरियोडिकली विद टाइम। कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यह ई डिस्प्लेसमेंट। ये जो ई नॉट है, दिस ई नॉट इज peak value of electric field. Displacement is basically instantaneous electric field. Instantaneous value of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को आप एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये जो ओमेगा आ रहा है दैट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे लिखोगे ना 2π/t। टी तो टाइम इंस्टेंट है, के होता है एंगुलर वेव नंबर। ये सब आपने ईएम वेव में किया था, लास्ट ईयर 11th में भी किया था। बस मैं इसको इतनी डिटेल में इसलिए लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम जो वेटेज होता है न्यूमेरिकल्स का फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स इज फ्रॉम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझ लो चैप्टर नंबर 1 का गॉस लॉ था ना। चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा जो वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं वो गॉस लॉ से आते हैं। वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इंटरफेरेंस में। एंगुलर वेव नंबर के को 2π/λ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां ये जो x आ रहा है ये x एग्जैक्टली पोजीशन है। लाइक लाइट वेव, मान लो यहां से लेकर ओरिजिन से आपने लाइट वेव जनरेट करी और यहां पहुंच गई। ये जो डिस्टेंस किया लाइट वेव ने ट्रैवल, पोजीशन जो है दैट इज x। सो ये जो x है दैट x इज बेसिकली पोजीशन ऑफ लाइट। ईएम वेव की जो पोजीशन है एग्जैक्टली दैट पोजीशन इज x। वो पोजीशन x है। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी ये x चेंज होगा, तो ये x बता रहा है दैट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस। अब इसको जब हम लिखते हैं ना इक्वेशन बुक्स में तो बहुत जनरलाइज लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये y अलग अलग वेव्स के लिए अलग अलग चीज होती है। अगर आप साउंड वेव लेते हैं देन दिस y इज प्रेशर वेरिएशन। फॉर साउंड वेव्स दिस y could be density variation, but for electromagnetic wave this y is electric field। मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टिकल इफेक्ट्स में ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। ये जो मैं a ले रहा हूं ये a बेसिकली एम्पलीट्यूड है। अगर मैं कनेक्ट करूं ना इस a को तो ये a जाकर इससे कनेक्ट होता है, ये है a। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, पर वेव ऑप्टिक्स का लिखने का तरीका होता है कि उसे a लिख देते हैं। बाकी टर्म्स का मतलब तो यही। और ये इक्वेशन साइन में भी हो सकती है, इक्वेशन कॉस में भी हो सकती है। हाँ जी, मुझे बताइए, इतना समझ में आया? साइन कॉस दोनों में हो सकती है। सो बहुत क्लियर है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप कोई और टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वो ऐसे लिखेगा y इज a sin kx माइनस ओमेगा t। तो वहां से दिमाग में आता है कि अच्छा ये y डिस्प्लेसमेंट है मीडियम का। साउंड वेव्स में तो मीडियम का डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन फिर आप और सोचेंगे, आप कहेंगे लाइट को तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट किस चीज का? ये मीडियम का डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी आपकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ हो जाएगी। इतना लिख लीजिए, फिर कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन।
सब लिख चुके हैं इसको, आगे बढ़ू मैं? वेव इक्वेशन के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको फेस और फेस डिफरेंस दिखना चाहिए। भाई मैं आपको वेव की दो इक्वेशंस दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं एक इक्वेशन है y इज a साइन। भाई मैं फिर से एनसीईआरटी की नोटेशंस पर आ गया, बट आपको हमेशा याद रहे दिस y इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेक्टर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये जो टर्म आ रही है ना आर्ग्यूमेंट, इस टर्म को हम फेस कहते हैं। इस साल भी आपने फेस दो बार पढ़ा है, एक बार आपने एसी में बहुत डिटेल में फेस पढ़ा है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि फेस किसे कहते हैं। दिस ओमेगा टी माइनस के एस इज एक्चुअली योर फेस। अगर मैं एक और लिख रहा हूं वेव, ये दो वेव की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ वेव वन इज दिस, इक्वेशन ऑफ वेव टू मैं लिखता हूं इट्स ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। ये सेकेंड वेव का फेस है। अब मैं आपसे कहता हूं फेस डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों फेसेस में डिफरेंस ले लो। तो फेस डिफरेंस इज बेसिकली तो फेस डिफरेंस इन दोनों फेसेस को सब्ट्रैक्ट करिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू में से माइनस कर दीजिए इसके फेस को। ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, के एक्स से के एक्स गया, तो जो फेस डिफरेंस आया दैट फेस डिफरेंस इज पाई बाई टू। दोनों में जो फेस डिफरेंस है वो फेस डिफरेंस पाई बाई टू का फेस डिफरेंस। अब ये पाई बाई टू का फेस डिफरेंस दिखता कैसे, ज्योमेट्रिकली दिखना चाहिए ना, दोनों में फेस डिफरेंस है पाई बाई टू का। तो देखो पाई बाई टू का फेस डिफरेंस कैसा दिखेगा ज्योमेट्रिकली। इस वेव को, जो पहली वाली वेव है, अगर किसी पोजीशन पर ये वेव ऐसी है, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन वन, मैं लिख रहा हूं y, लेकिन आप सबके दिमाग में आना चाहिए दिस y इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। इट्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, y इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईएम वेव। अगर ये साउंड वेव होती तो ये प्रेशर वेरिएशन होता। अब पाई बाई टू का फेस डिफरेंस है ना, देखो अगर इसे मैं फेस की टर्म्स में लिखूं, जीरो, ये पॉइंट होता है पाई बाई टू, ये होता है पाई, इसे कहते हो थ्री पाई बाई टू, और इसे तुम कहते हो टू पाई। तो जब पाई बाई टू का फेस डिफरेंस होगा तो यहां से शुरू होगा, इसमें और इसमें पाई बाई टू का डिफरेंस है, यहां से शुरू होगा। ऐसा दिखेगा, ये ऐसा अगर दिख रहा है तो ये ऐसा दिखेगा, साइन और कॉस में आ जाएगा। इतना लिखिए, फिर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो तो कैसा दिखेगा। एंड अगेन ये जो वेरिएशन है ना, खदीजा, साइन पाई बाई टू
प्लस थीटा इज एक्चुअली कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकती हैं ना, तो ये प्लस पाई बाई 2 है ना, इसे आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस, इसको यहीं छोड़ देते हैं। सैफ हमेशा हायर फेज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लीड और लैग डिसाइड करेगा। यूजुअली कोशिश करते हैं जो फेज ज्यादा है उसमें से कम वाला डिफरेंस कर सब्ट्रैक्ट कर दो। वो माइनस प्लस लीड और लैग बताता है, आपको दिख रहा है यहां से कि भाई ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, ये आगे ये पीछे, बस ये लीड लैग डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट देखिए, एक और देखिए जरा फेज डिफरेंस, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस पाई का है। पाई का फेज डिफरेंस देखो, पाई का फेज डिफरेंस दिखता है कैसा है, ज्योमेट्रिकली कैसा दिखता है, ये है पाई के फेज डिफरेंस का मतलब है ये वेव बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। तो अगर ये आपकी फर्स्ट वेव के लिए है तो ये आपकी सेकंड वेव के लिए, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मींस बिल्कुल इसको कहते थे क्रस्ट और इसको कहते थे ट्रफ। क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जा रहा है। इसे भी लिख लीजिए। जी शान, ये सब वो चीजें जो आपने 11th में डिस्कस की थी, करी थी आपने, बस जिस तरह से इंटरफेरेंस में यूज होगा तो ही डायग्राम देखकर नहीं पता चलता कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, इक्वेशन देखकर पता चलता है या फेजर डायग्राम से पता चलता है। साइन कर्व का मकसद लीड और लैग दिखाना नहीं होता, सिर्फ ये दिखाना होता है कि सेम फेज में या आउट ऑफ फेज जा रहा है। चलिए मैं इसको भी रब कर रहा हूं। इसके बाद देखिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, तो देखो फेज डिफरेंस तो एंगल है, पार्ट डिफरेंस बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव। सो ये मैंने एक वेव ड्रॉ कर दी, मैं प्लॉट कर रहा हूं y वर्सेस x ग्राफ।
सेम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, y वर्सेस x था और इसे y वर्सेस phi कहते हैं, where phi is phase difference, phase। तो देखिए अगर मैं फेज की टर्म्स में लिखता हूं, दिस इज 0, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। x के टर्म्स में लिखोगे ये 0 हो गया, ये λ/2 हो गया, ये λ/4 हो गया, ये 3λ/4 हो गया और ये लैम्डा हो गया। तो phi 2π का फेज डिफरेंस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा। फेज डिफरेंस ऑफ 2π इज कोरोस्पॉन्डिंग टू पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा। 2π का फेज डिफरेंस लैम्डा के पार्ट डिफरेंस के कोरोस्पॉन्डिंग है। फेज डिफरेंस of 2π corresponds part difference of lambda। कि 2π का जो एंगल है वो जब लेंथ में उसको लेकर आओगे तो वो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, phase difference of unity corresponds to path difference of λ/2π। मैं ऐसे लिख सकता हूं, phase difference of phi corresponds to path difference of λ/2π multiplied by phi। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस λ/2π मल्टीप्लाइड बाय फेज डिफरेंस होगा। तो आपको रिलेशन मिल गया फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में। दिस x इज पाथ डिफरेंस, दिस phi इज फेज डिफरेंस। इसे मैं ज्योमेट्रिकली भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, अभी लिखना मत इसे, मैं फिर एक स्लाइड और ले रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा। कि जैसे आपने यहां पर दो लाइट की सोर्सेस ले ली और ये आपकी स्क्रीन है। दो सोर्सेस ली आपने लाइट की, एक सोर्स S1 ली, दूसरी सोर्स आपने S2 ली। दोनों सोर्सेस से लाइट यहां पहुंच रही है, लाइट ऐसे जा रही है। ये लाइट है। तो जो पाथ कवर किया है ना लाइट में, पाथ डिफरेंस देखो, सोर्स, दिस इज सोर्स S1, दिस इज सोर्स S2। इन दोनों से जो लाइट जा रही है, पहली लाइट का पाथ है, ये दूसरी लाइट का पाथ है। दोनों के पाथ में जो डिफरेंस है, पाथ में दोनों के जो डिफरेंस आएगा उसे लिखेंगे S2p minus S1। That's part difference. S2p minus S1p is part difference. So this is the part difference. S2p minus S1p जो आया, ये part difference है। अब पार्ट डिफरेंस तो मैं आपको दिखा सकता हूं, फेज डिफरेंस मैं आपको इक्वेशन में दिखा सकता हूं कि भाई एक वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t, मैं x इक्वल टू 0 पर ले रहा हूं, या माइनस के x लिख लो।
दूसरी वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t minus kx plus phi. So this phi is phase difference. जो पार्ट डिफरेंस से ऐसे रिलेट होता है, तो ये पार्ट कवर कर रही है पार्ट डिफरेंस इज दिस. पी कोई पॉइंट है फैजान जहां लाइट पहुंच रही है, दोनों सोर्सेस से लाइट, मतलब वॉल पर आपने कोई पॉइंट मार्क कर दिया है, यहाँ आप कह रहे हैं दोनों सोर्सेस से लाइट इस पी तक पहुंच रही है, तो ये पी वो पॉइंट है जहां पर लाइट जा रही है. सो पार्ट डिफरेंस इज S2P minus S1P is पार्ट डिफरेंस. हाँ सवाल है किन दोनों में चीज, पाथ में और फेस में. चलो बहुत सिंपल लाएंगे, तो पाथ डिस्टेंस है, एक वेव ने कवर किया 3 मीटर, दूसरी वेव ने कवर किया 2 मीटर, दोनों के पाथ में जो डिफरेंस है 1 मीटर का, वो पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस आया सवाल आया समझ में. फेस डिफरेंस बेसिकली इनकी फेस में डिफरेंस है. मान लीजिए एक वेव थी, फेस ना मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, मतलब फेस समझने में परेशानी यही होती है कि फेस में ड्रॉ नहीं कर सकता, फेस ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसे मैं ड्रॉ कर पाऊं. पाथ में ड्रॉ कर सकता था, मैंने आपको दिखा दिया, अभी आ रहा हूं रेबर. लेकिन फेस के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा. जैसे ये एक सेकंड में आ रहा हूं. ये फेस है, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये फेस है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू. तो दोनों की फेस में कितना डिफरेंस आया, पाई बाई टू. ये फेस पार्ट डिफरेंस, फेस डिफरेंस. ये फेस डिफरेंस है. नहीं वजह, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं. वो और कंफ्यूज करेगा. और वजह के एक्स को फेस फाई के एक्स नहीं है, के एक्स के बाद कुछ आएगा तो वो है. आपको कुछ बुक्स में मिलेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो फाइव के एक्स नहीं है. तो बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं कि के खत्म कर दिया, वो फाइव के नहीं है. हाँ जी इतना लिखिए. एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, थोड़ा सा फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के साथ यूज टू होना बहुत जरूरी है. अच्छा इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ. ठीक है लिखिए जोया, मैं अभी समझाता हूँ. ठीक है देखिए जोया, मैं थोड़ी बहुत मैथ्स यूज कर रहा हूं. ये ग्राफ होता है साइन फंक्शन का, ये ग्राफ होता है कॉस का, और साइन थीटा प्लस
पाई/2 कॉस थीटा होता है। मैं ये तीन चीजें यूज कर रहा हूं, ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, और साइन थीटा प्लस पाई/2 इज कॉस थीटा। तो यहां देखिए, ये था ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फेस है। दूसरी जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2। अब इसको आप थीटा मान लो। थीटा प्लस पाई/2 जो होगा वो बेसिकली कॉस की तरह काम करेगा। तो जब ये कॉस की तरह काम करेगा तो मैंने कॉस का ग्राफ बना लिया, ये होता था कॉस का, तो ये कॉस का आ गया। तो अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो साइन बेसिकली कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, जब एक की डिस्प्लेसमेंट 0 था तो दूसरे का मैक्सिमम होगा, बिल्कुल उल्टा चलता है। ये 0 तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये 0। बताइए जोया, अब आया कुछ? अच्छा, अगर इतना आया आप लोगों के, हाँ फैजान, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई मैं आपको दो वेव की इक्वेशन दे रहा हूं। ये वाली स्लाइड थी जाहिद। तो देखिए, y is a sin एक है के एक्स माइनस ओमेगा टी, फर्स्ट वेव की इक्वेशन। दूसरी वेव की इक्वेशन है ए साइन के एक्स ओमेगा टी प्लस पाई/4, और इसकी है प्लस पाई/2। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, फेज डिफरेंस सेकेंड पार्ट, path difference if wavelength is lambda। चलिए भाई करिए। ठीक है सवालिया, ठीक है इसका सवालिया, ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। ठीक है बजात, ठीक आ रहा है खदीजा, फाका ठीक है, ठीक आ रहा है तौहीद, ठीक है उज़मा, फातिमा का भी ठीक है। दानिश दानिश गलत आ रहा है, फैजान गलत आ रहा है, फेज डिफरेंस गलत है दोनों का। अलीजा ठीक है, जोया गलत है, मुमिना का ठीक आ रहा है, फायका ठीक है, गुड सैफ सही कर रहे हो, ठीक है शान, हाँ दानिश अब ठीक है, जाहिद गलत आ रहा है। यस, दोनों की फेसेस में डिफरेंस देखो ना। तो आंसर है पाई/4 और λ/8। पाई/2 माइनस प्लस पाई, के एक्स से के एक्स गया,
ओमेगा टी से ओमेगा टी, ठीक है। पावर ये था ना पार्ट डिफरेंस इनटू फेज डिफरेंस। लैम्डा वेट इतना लिखिए। अच्छा, आज तो इसको हम यहीं छोड़ेंगे।